हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग आदिकाल को पूरा कवर करने वाले हैं एंड साथ ही साथ भक्ति काल को भी पूरा का पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को तो मालूम ही होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को समय के अनुसार 4 भागों में बांटा है और उसका नाम है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का जो समय सीमा है वो है 1000 से 1350 तक और भक्ति काल का जो समय सीमा है वो है 1350 से 1650 और रीतिकाल का जो समय सीमा है वो है 1650 से 1850 तक और आधुनिक काल 1850 से अब तक माना जाता है। आदिकाल को किस कवि ने कौन सा नाम दिया है, सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल का नाम आदिकाल दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल का नाम चारण काल दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का नाम बीजक काल दिया है और ये कहीं कहीं आपको बीजवपन काल भी देखने को मिलता है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल का नाम वीर गाथा काल दिया है और राहुल सांकृत्यायन ने इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल दिया है। और ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आदिकाल के ग्रंथों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं: सिद्ध साहित्य, राज साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य में हमें क्या पढ़ना होता है, तो जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं वो इकट्ठा करके रखे जाते हैं सिद्ध साहित्य में। ठीक है, अब देखते हैं राज साहित्य। तो राज साहित्य में राजस्थानी के ग्रंथ होंगे जो कि राजस्थान का ग्रंथ होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य में जैन धर्म के ग्रंथ होंगे। उसके बाद नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में गोरखनाथ वाले ग्रंथ होंगे। ठीक है, और जो गोरखनाथ थे वो एक गद्य कवि थे जो कि मंदिर गोरखपुर में रहते थे। उसके बाद हम देखते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में मध्यकाल के पहले के ग्रंथ 711 से पहले के इतिहास को हम लौकिक साहित्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मध्यकाल के ग्रंथ को पढ़ते हैं लौकिक साहित्य में। अब हम देखते हैं आदिकाल के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं और उनके नाम को हम कैसे याद कर सकते हैं आसान तरीके से। इसके लिए हम एक ट्रिक लाए हैं आपके लिए, इसकी मदद से आप बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रिक है अमीर चंद विद्या नाले में जागिरी। अमीर से अमीर खुसरो, चंद से चंदवर दाई, विद्या से विद्यापति, नाले से नरपति नारी, जागिरी से हो जाएगा जागनी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम देखेंगे अमीर खुसरो जी के बारे में। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कांसगंज में हुआ था। अमीर खुसरो का असली नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन था। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से की, तो इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत बलबन से की थी। ये किसके प्रमुख दरबारी कवि थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव का बनता है, इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम संस्कृत का प्रतिनिधि अमीर खुसरो को माना जाता है। इन्होंने क्या क्या चीज़ का आविष्कार किया, यानी कि अमीर खुसरो ने कौन कौन से चीज़ों का आविष्कार किया है, तो इन्होंने तबला, सितार, गजल, मुकरी। मुकरी क्या होता है, जिसमें एक ऐसा गाना जिसमें खुद ही प्रश्न पूछो खुद ही उत्तर दे डालो, उसे हम मुकरी कहते हैं। और मुकरी का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। और ये आपको पता ही होगा, इन्हें तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली के पहले कवि आमिर खुसरो को माना जाता है, यानी वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं को। अमीर खुसरो की किताबें एवं रचनाएं, तो इनकी जो किताबें और रचनाएं हैं उसे आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। खली की हालत नाजुक है, तो खली से हो जाएगा खली कवाड़ी, हालत से हालत एक कन्हैया और नाजुक से नजराना ए हिंद। अमीर खुसरो की 2 रचनाएं थी, पहेलिया और आशिका, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट कवि जो कि है चंद्रवर दाई। पृथ्वीराज रासो पहला महाकाव्य है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट है चंद्रवर दाई को वीर गाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कहते हैं, यही दोनों बात सेम ही है। ठीक है,
तो आपको बस ये याद रखना है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो चंद्रवरदाई हैं। और ये जो काव्य है ये पहला महाकाव्य है ये बात, और ये वीर गाथा काल का सर्वश्रेष्ठ इन्हें कवि माना जाता है चंद्रवरदाई को, ये बात। यानी कि 3 पॉइंट आपको इसमें से याद रखना है। अगले कवि को हम देखते हैं। अगले कवि हैं विद्यापति। इनकी जो प्रमुख रचना है उसे आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। विद्यापति की प्रमुख रचना को पद, लता, पता। तो पद से पदावली, लता से कृति लता और पता से कृति पताका। ठीक है, ये तीनों बहुत ही फेमस रचना है। इनकी सबसे अधिक पदावली है फेमस, इसी वजह से विद्यापति जी इतने फेमस हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कवि। अगले कवि है नरपति नाल। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है बिसल देव रासो, जो कि एक प्रेम कथा है। उसके बाद हम देखते हैं अगले कवि। अगले कवि हैं याज्ञनिक, और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है परमाल रासो, जिसमें 2 प्रसिद्ध व्यक्ति आल्हा और उदल का वर्णन इन्होंने किया है। आल्हा और उदल 2 खतरनाक व्यक्ति हैं। ये उत्तर प्रदेश के महोबा के हैं। महोबा पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याज्ञनिक जी की जो रचना है वो क्या है, परमाल रासो। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला काल जो कि है भक्ति काल। और भक्ति काल का जो समय सीमा है वो 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना जाता है। ठीक, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा जाता है, पहला सगुण और दूसरा निर्गुण। उसके बाद फिर सगुण को 2 भागों में बांटा गया और निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया। सगुण को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में बांटा गया, वहीं निर्गुण को संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा में बांटा गया। संत काव्यधारा को ही हम ज्ञानाश्री शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा कहते हैं, और सूफी काव्यधारा को हम प्रेमाश्री या फिर प्रेम काव्यधारा कहते हैं। ठीक है, और राम भक्ति शाखा को आप राम भक्ति काव्यधारा कह सकते हैं, या फिर रामाश्री काव्यधारा भी बहुत लोग कहते हैं वो भी। तो राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि थे, जो प्रवर्तक थे, वो थे तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रवर्तक थे वो सूरदास को कहा जाता है। और कृष्ण भक्ति शाखा के और भी बहुत सारे कवि हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रसखान, बिहारी, रहीम, मीराबाई। उसके बाद हम देखते हैं संत काव्यधारा, जिसे हम ज्ञानाश्री काव्यधारा भी कहते हैं। तो इसके कवि हैं नानक यानी गुरु नानक, रैदास, कबीरदास। और सूफी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो है जायसी। इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिए, आप इस ट्रिक के माध्यम से भक्ति काल के कवियों के नाम बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है हमारा, तुलसी और मीरा रहीम दास की कब्र में सूरजमुखी का रस चलाती है। तुलसी से तुलसीदास, मीरा से मीराबाई, रहीम से रहीम, और दास से कबीरदास, और सूरज से सूरजमुखी, और रस से रसखान। तो ये सभी भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सूरदास जी के प्रमुख रचनाओं को। तो सूरदास जी की जो प्रमुख रचना है वो है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्यिक लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत, सूर संग्रह और सूर पचीसी। ये सब इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और अगर आप इन रचनाओं को ट्रिक से याद करना चाहते हैं, या फिर भक्ति काल के किसी भी कवि की रचनाओं को आप बहुत ही अच्छे से ट्रिक से याद करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगले कवि हैं कबीरदास। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी के नाम से कबीरदास प्रसिद्ध हैं, क्योंकि जो उस टाइम के जो कवि हुआ करते थे वो बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। तो उनकी जो रचना होती थी उसमें बहुत सारी भाषा सम्मिलित होती थी, जिस वजह से उस भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाने लगा। सागुकर्णी साधुकर्णी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम कबीरदास ने किया। बीजक में क्या क्या आएगा, तो साखी, सबत, रमैनी, ये तीनों बीजक में आते हैं। अब देखते हैं अगली कवित्री जो कि है मीराबाई। इनकी प्रमुख रचना है गीत गोविंद का टीका। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, जो कि एक एक्सेप्शन भी आप बोल सकते हैं, गीत गोविंद अगर रहे तो जयदेव की रचना है, लेकिन गीत गोविंद का टीका लग जाए तो वो मीराबाई जी की रचना है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, केवल टीका लगने से मीराबाई जी की रचना है, और नहीं रहे तो जयदेव की रचना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि मीराबाई की और बहुत सारी रचनाओं को आप कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। आपको कहीं राग दिख जाए या फिर नरसी दिख जाए तो वो मीराबाई जी की रचना होगी। जैसे कि नरसी जी का मायरा, तो यहाँ पे हमें नरसी दिख गया तो ये मीराबाई जी की रचना है। राग गोविंद तो राग दिख गया, राग सोरठ का पद तो राग दिख जाए, यानी कि कहीं राग दिख जाए और नरसी दिख जाए तो वो मीराबाई जी की रचना है। ठीक है, अगले कवि देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, ये शेरशाह सूरी के समय के थे। इनकी प्रमुख रचना है पद्मावत काव्य, जो कि बहुत ही फेमस रचना है। उसके बाद 12 मासा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रीतिकाल के विषय में। तो फ्रेंड्स वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।